डिपार्टमेंट का कॉलेजिंग है। शाहीना कोई नहीं है क्या? मदर के साथ आइए। इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा। मोहम्मद हामिद अंसार, रफत जहां हाफिज। मोहम्मद सुन लिया लगता है अंसारी। देखो इशरत जहान। 90 क्रॉस करना मुश्किल काम होने का था, लेकिन देख रहे हैं कि अभी इन दिनों हमारे बच्चों में 100 और 99 की भरमार है, काफी अच्छी ये जा रही है। सबसे बड़ी बात है इस साल का जो मामला है, हमारे स्कूल से गुलाम फैसल साहब ने 100 में 100 ला करके उर्दू में, इकोनॉमिक्स में, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे बंगाल में 4th पोजीशन हासिल की है। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है हम तमाम लोगों के लिए कि इनसे एक इंस्पिरेशन, इनसे एक हौसला मिले हम लोग के बच्चों को कि जो 10 के बच्चे पास कर चुके हैं वो भी अपनी उड़ान मजीद तेज करें और बुलंदियों में पहुंचे। बच्चों के पीछे उस्ताद का भी हाथ उतना ही है। अगर उनकी नरिश ना करें, अगर उनको जो है शेपअप ना दें, तो जाहिर है कि वो इस्तेकाम पैदा नहीं होगा। दूसरी बात है कि जो एग्जामिनर हैं, ठीक है, मान लिया कि हमारे पहले पेपर जो सेमेस्टर 1 में है वो टिक मारने वाला MCQ बेस्ड है, 40 मार्क्स कर दिए, 40 में 40 आ गए। हमारे बच्चों ने 18 बच्चों ने 40 में 40 मार्क्स हासिल किया हमारे स्कूल में। 55 बच्चों में 50 यानी 55 बच्चों में 18 बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 हासिल किया। अभी जो हमने रिजल्ट निकाला 4th में, तो देखा कि वो उसमें कई बच्चों ने किया। तो ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे अंदर तब्दीली आई है, मार्क्स में तब्दीली आई है, टीचरों की सोच में तब्दीली आई है। वरना होता ही था कि हम टीचर हजरात क्या करते थे कि अपने मियार, हम MA हैं, हम PhD हैं, हम डॉक्टरेट की हमने डिग्री ले ली है, और बच्चों को उसी मियार से नाप करके उनके बच्चों को माइनस कर देते थे। लेकिन अब देखते कि नहीं, उनके मियार में तब्दीली आई। अभी एक बात और महसूस कर रहे हैं हम, एक बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है, वो अलविया रसूल, इसने 98 मार्क्स हासिल किए हैं। अपने घर की टीचर ने उनके 2 मार्क्स काट लिए हैं प्रोजेक्ट। अफसोस इस बात का होता है, क्योंकि हम भी एक टीचर हैं, अफसोस इस बात का होता है कि भाई अपने बच्चों को आपने 11 में पढ़ाया, 12 में पढ़ाया, क्या 2 वर्षों में अपने बच्चों को डिटेक्ट नहीं कर पाए कि कौन बच्चा हमारा अच्छा करेगा और कौन बच्चा हमारी दूर रेस का घोड़ा है। तो ये हमारी अपनी कमी है। उस बच्चे ने क्या कसूर किया था जो प्रोजेक्ट में 20 मार्क्स में 18 को पाई थी? जाहिर हमारा कसूर है। तो हम भी अपने एसेस करें, हम भी अपना तजिया करें कि हमारे अंदर क्या कोताही है कि हम 2 वर्षों में अपने बच्चों को शनाख्त नहीं कर पाते हैं, आइडेंटिटी नहीं कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कि हमारे बच्चे कहां तक जाएंगे। ये हमारी अपनी कमजोरी। बच्चे तो अपने तौर पर कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। ये जो हमने महसूस किया अब तक, इस बात की का इजहार हमने किया है। उर्दू या कोई भी मादरी जबान से जब कोई बच्चा पढ़ता है और तो उसमें उसकी क्रिएटिविटी, इख्तराइयत या तख्लीकियत या उसका ज़हन न सिर्फ वसी होता है बल्कि पुख्ता भी होता है, और आने वाले जो क्लासेस होते हैं, जो जमातें होती हैं, उसमें वो अच्छी कारकर्दगी करता है। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट या तलबा या तालिबात अपनी मादरी जबान पर की फिर गहरी वाक़फ़ियत रखता है, तो उसको न सिर्फ दूसरी जबान जैसे बंगला, यहाँ के इलाकाई जबान या अंग्रेजी
या और हिंदी में उसे अच्छी महारत हासिल हो जाती है। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि उर्दू को एक ऐसी जबान समझ के न लें जैसा आमतौर पर होता है, वो हिंदी में भी और हमारे और हजरात जानते हैं कि बंगला में भी ये होता है। ये मसला हो गया है कि कुछ नहीं मिला तो वो उर्दू रख ली, एमए भी कर लिया, पीएचडी भी कर ली, तो ये एक सिलसिला है। मगर ये आप लोग तो जनरेशन जेड के हैं, तो मैं ये बताऊं कि इस नस्ल को, जनरेशन को सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है वो इंटरनेट का हुआ है। और मैं बता रहा हूं कि मैं बंगल यूनिवर्सिटी में था, वहां किसी सिलसिले से मुझे मौका मिला, तो मैंने कहा, वहां के सीनियर्स थे, स्कॉलर थे और एमए के तालिब इल्म थे, कि अब तो इतना फायदा है कि उर्दू से आप तमाम किताबें पढ़ सकते हैं नेट पर, जो हम लोग के जमाने में नहीं था। हम लोग के जमाने में गांव का आदमी हूं, देहाती हूं अभी भी, ये तो इनकी मोहब्बत है जो मुझे इज्जत का मेरी कर देते हैं। तो नेट से बहुत सारी किताबें दस्तयाब हैं, उर्दू सीखना भी सीख सकते हैं, उर्दू जैसी ऐसी सलाहियत बढ़ती जाती है, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। मैं खुद रेख्ता से इस्तेफादा करता हूं, फायदा उठाता हूं। लिहाजा आप लोग से मेरी गुजारिश है और ये मशवरा है, ये राय है, जो भी समझ लें कि उर्दू को सिर्फ साइड लैंग्वेज न समझ करके उस पे अपने वो कॉमर्स पढ़ें या साइंस पढ़ें या और दूसरी इंग्लिश ऑनर्स करें या तारीख पढ़ें, मगर इसको साथ साथ रखें ताकि आपको दूसरे मज़ामीन यानी सब्जेक्ट विषय समझने में आसानी हो। मैंने ये खुद हिंदी में मेरे स्कूल में था, मैंने उर्दू में पढ़ा, मैंने साइंस में ले लिया, मगर ये इत्तेफाक के मुझे उर्दू थोड़ी शुद्ध बुद्ध होती हो गई और इसी तरह मैं इधर उधर काम चला लेता हूं। लिहाजा मेरी राय है और मैं इसी बात पे खत्म करता हूं कि कोई भी जबान अगर आपकी उर्दू है तो उर्दू से पुरखुलूस मोहब्बत कीजिए, उसे पढ़ना पढ़िए, ये सोचते हुए कि दूसरी जबान, दूसरे मज़ामीन को पढ़ने में बड़ी आसानी हासिल। वालिद के नाम से रखा गया है। मैं एक बात बता दूं कि उनके अंदर जो है उर्दू से इस तरह इस मोहब्बत थी कि हर काम को उन्होंने किया उर्दू के फलाह और उर्दू के खिदमत के नियत से ही किया। जब उन्होंने अखबार मशरिक से, जब उनकी वास्तगी थी, वो अखबार मशरिक में पेशेवर सहाफी के तरह से नहीं या प्रोफेशनल वे में काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने अखबार मशरिक में काम करते हुए उर्दू को ही फलाह और उर्दू के लिए ही काम किया। उनकी वास्तविक अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से भी रही और मगरबी बंगाल में सबसे पहला उर्दू को दूसरी जबान की हैसियत देने की आवाज उठाने वाले हमारे वालिद मोहतरम अहसन मिफ्ताही थे, जिनके आवाज पे आज इस्लामपुर सब डिवीजन में उर्दू दूसरी जबान है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, हम कभी नहीं, हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं हमेशा ही। हम क्या थे, मेरे वालिद साहब उर्दू मीडियम से पढ़े थे, जज रहे, बड़े भाई उर्दू मीडियम से पढ़े थे, हाई कोर्ट के जज रहे, मैं खुद उर्दू मीडियम से वकालत के मैदान में भी हूँ, सियासत के मैदान में। सभी भाई हमारे गार्जियन बहुत कुछ सीखे हैं। स्कूल बनाने का तरीका, अब तो उस जमाने में तलबे इल्मी का जमाना था, लड़कियों के स्कूल का बड़ा क्राइसिस था। सलीम भाई हम लोगों को लेके बैठे और बोले कि हम लोगों को एक गर्ल्स स्कूल कायम करना है। फ्रंटियर गांधी बादशाह खान सेंटरली चल रहा था। उसी मौके पर खदीरपुर के एक जगह को, जो जगह कहा जाए तो नशा का अड्डा था, हम लोग वहां तहरीक करके सलीम भाई के क़यादत में स्कूल कायम किए, बादशाह खान सेंट्रली गर्ल्स हाई स्कूल, जो स्कूल मंजूरी मिली थी पहले ही, उस वक्त की हुकूमत ने
दिया था, फिर मुस्लिम हाई स्कूल। सलीम भाई, क्योंकि सिर्फ उर्दू पढ़ने से ही उर्दू के खैरखा होंगे ऐसा नहीं है, ये साबित किया था। सलीम भाई बंगला मीडियम से पढ़े थे, लेकिन उर्दू की तहरीर, अभी तो हम सियासत करने के लिए सभी कुछ कर सकते हैं, लोगों को वर्गला सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन हकीकत पे काम करना ये डंका पीट के नहीं होता। तो आप सब लोग हैं जो इस्लाम को कर रहे हैं, इसीलिए हम भी बोले कि जरा हम भी शामिल हो जाएं तो अच्छा रहेगा। और अभी तो ऐसा कि मतलब हम लोग अभी कह रहे थे ना, जेन जी का मामला है, पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया, पूरा मुल्क एक हो गया, मजहब जुबान से अलग हट करके। हम लोग कभी कभी जुबान को मजहब से जोड़ देते हैं, उर्दू जुबान से मुसलमानों का लेना देना नहीं है। ये अलग बात है कि हमको वर्गलाया जाता है। पहले उर्दू जुबान में सब तालीम हासिल क्या करते थे, वो अपने इलाके में एक अदारा बनाए थे, वो भी सलीम भाई के कहने पर ही, चूंकि फिरका प्रस्त ताकत बड़ा मजबूत हुई थी, तो उस वक्त में उन्होंने कहा कि उस जगह में अगर इस शख्सियत को लेकर काम करोगे तो अच्छा रहेगा। वो था मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बरसरी कमेटी बना करके उनके जरिए बहुत सारा प्रोग्राम, ये कल्चरल प्रोग्राम, कंपटीशन, अवार्ड, ये सब कुछ, क्योंकि प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां पढ़ेंगे तो सब के खिलाफ है। प्रेमचंद की इब्तदाई तालीम भी उर्दू, सिर्फ उर्दू ही नहीं, कहा जाता है ना मदरसा माने मुसलमानों का, मदरसा में पढ़े थे। हम कहें इसको आजकल हमको जानने की जरूरत है, हम लोग भी नहीं जानते, इसलिए हम लोग को भी वर्गला का इस्तेमाल कर लिया जाता है। उर्दू माने मुसलमानों पे हमला है, मदरसा माने मुसलमानों पे हमला है, ये ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से उर्दू अगर हम पढ़ें, बच्चों को पढ़ाए नहीं पढ़ाते हैं, मजबूरी भी है, नौकरी चाकरी कुछ नहीं है, अभी प्राइवेट हो गया सब कुछ, कहीं तो सरकारी मुलाजमत है नहीं, तो अब सेल्समैन बनना पड़ता है। कहीं खोजो तो अंग्रेजी बोलने आता है कि नहीं आता है, जबकि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट है इंग्लिश मीडियम में, हम पढ़ा नहीं पाते हैं उतना, मजबूरन जा रहे हैं। लेकिन मादरी जुबान की तरफ आकर के अगर अभी भी हम कोशिश करें तो हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि तालीम के लिए भी आजकल तो एक जद्दोजहद करना पड़ता है, और उसके बाद खुद जो बच्चे बच्चियां तालीम में होने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी जद्दोजहद करना पड़ता है। और हमारे यहाँ जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है वो दरअसल एक एलिमिनेशन का है, जैसा हर्डल रेस में होता है ना, हर्डल, तो क्लास 10 में एक पहला हर्डल आता है, उसको आप पार करते हैं 12, उसके बाद जो अगर प्रोफेशनल एजुकेशन में जाते हैं तो फिर उसके लिए अलग अलग एंट्रेंस है। अभी सब कुछ वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन फ्लैग, वन नेशन वन वोट के तहत वो नीट भी वन नेशन वन टेस्ट के लिए एंटी अथॉरिटी बनाया गया। तो पावर हो या एजुकेशन सिस्टम हो, जो भी जितना सेंट्रलाइज्ड होता है, हमारे जहन में बताया जाता है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लेकिन जो फासिस्ट होते हैं, जो अथॉरिटेरियन होते हैं, जो तानाशाह होते हैं, वो हमारे दिमाग में डालते हैं, बहुत सारे वैसे यकीन करते हैं कि जितना मजबूत ताकत एक साथ एक हाथ में जमा हो जाएगा वो उतना अच्छा हो जाएगा। हमारे यहाँ बाजू में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, कई बार ऐसे तानाशाह हम देख चुके हैं, झेल चुके हैं वहां के लोग। लेकिन अभी हिंदुस्तान में ऐसा दौर चल रहा है जब ये कहा गया, और नीट एक एग्जाम्पल है, पहले स्टेट लेवल होता था टेस्ट, एजुकेशन पहले स्टेट का सब्जेक्ट था, बाद में उसको सेंटर स्टेट कॉन्फ्रेंस में ले जाया गया, और आस्ते आस्ते पूरा मरकजी हुकूमत उसको एक मरकज से चलाया जाए वो कोशिश कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो अलग जब उर्दू जुबान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में डाइवर्सिटी है, कल्चरल, एथनिक, लिटरेरी, लिंग्विस्टिक्स, रिलीजियस। हम इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स हैं, और हम सब मिल करके एक साथ रहने के एक जज्बा दिखाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको गारंटी किया, और इसलिए कि हम सबका अपना अपना जो हक है उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन जब सेंट्रलाइज्ड पावर होता है तो ये जो सबका अपनापन है वो खत्म किया जाता है।
चाहे वो खुराक हो, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो जुबान हो, चाहे वो इबादत का तरीका हो, चाहे वो इबादत गाह हो, उस वक्त यूनिफॉर्मिटी बढ़ा जाता है, ये सब एक जैसा होगा। और ये भी एक दूसरा ताकत दिखाया जाता है कि ये सब एक जैसा होगा तो एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल रहे हैं या यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं, ये सब जो जहन में डाला जा रहा है, वन नेशन वन ये करके, अरे वन नेशन का क्या मतलब है? वी आर मल्टीनेशनल कंट्री, अलग अलग नेशनलिटीज है, सब नेशनलिटीज है, और वो सब मिल करके हम, तो ये आजादी के वक्त ये सब तक टकरार हो चुका है। कौम, मजहब, मुल्क, फिर जब फासिस्ट ताकत को उभार होता है तो उसको एक साथ जोड़ लेते हैं कि सब एक साथ पैक कर दो। इस तरीके का जो आप ये सेंट्रल एवेन्यू में जब कोई प्रोग्राम होता है तो महाजाति सदन बोलते हैं ना, हॉल से क्यों महाजाति क्यों है? पूरे मुल्क में और कहीं नहीं है। ये कलकत्ता और बंगाल का ये हमें फख्र की जगह है। जाति, कौम, नेशन, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो हॉल बनाए और संघ बुनियाद डालने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को दावत दिए और हॉल का क्या नाम होगा तो वो बोले महाजाति संघ, जाति नहीं महाजाति, मतलब अलग अलग जाति मिलकर के एक महाजाति बनाने का कोशिश। मुस्तहका तहजीब, कंपोजिट कल्चर, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। सेकुलरिज्म का मतलब यही है, डेमोक्रेसी का मतलब यही है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब यही है। और ये मुस्तहका तहजीब हमारा एक अपना मुल्क का एक शानदार सिर्फ रवायत नहीं है, एक ताकत का एक पिलर है। आज उसमें खतरा पहुंच गया है और यही वजह है हम लोग जो अपने को लेफ्टिस्ट कहते हैं, तो सबसे बड़ा तकरार ये होता है कि एक वन नेशन, तो फिर वहां से सब कुछ वन वन होता रहेगा। हम यूनिटी चाहते हैं, हम इक्वालिटी चाहते हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब इक्वालिटी नहीं है। There is much difference between unity and equality and uniformity. यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक रूपता। हम सब चाहे तो एक रूपता नहीं हो सकते। कोई भी फंडामेंटलिस्ट हो, कोई भी फैनाटिक्स हो, कोई भी लूनाटिक्स हो, वो चाहता है सबको एक साथ एक जैसा एक सा बना दे। आज इनको ताकत मिला ये बोल रहे हैं, लेकिन कुदरत का ये निजाम है एक सा नहीं है। और न सबको व्हाइट बना देते, सबको ब्लैक बना देते, सबको मर्द बना देते, फिर औरत क्यों बनाते? फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग मुल्क में, एक ही मुल्क के अंदर अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग जुबान क्यों, अलग अलग मजहब क्यों? सब एक जैसे होते। अब अलग अलग हैं बोल करके, ये डाइवर्सिटी मान करके इसको हम यूनिफाइड करना चाहते हैं। इसलिए उसका पहला शर्त होगा इक्वालिटी। सबका अगर समान मर्यादा, इज्जत, सबको आप तस्लीम करेंगे, उसका जो अपना रिवायत है, जो कायदा है, उसका जो तरीका है, वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दिया है। और इसलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन भी खतरे में है, क्योंकि उसको माना नहीं जा रहा है। उसको बोलते हैं कल्चरल प्लूरलिज्म। तो प्लूरल हम कब बोलेंगे? जमा, है ना? तो कब बोलेंगे? अगर मल्टीपल है तब ना हम प्लूरल होगा। एक ही अगर होगा तो फिर प्लूरल नहीं रहेगा। तो ये खतरा आज का जो है, सियासी हो या समाजी हो या हुकूमत की तरफ से हो, वो ये प्लूरलिज्म को खत्म करना चाह रहे हैं और एक सिंगुलर टनल के अंदर सबको डालना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, पूरे दुनिया में ऐसा होता है। जब राइट विंग बढ़ते हैं ना, तो वो ऐसे ही चाहते हैं। हमारा लिबास, हमारा खुराक, हमारा हर कुछ, जुबान, हमारा तहजीब, हमारा कायदा एक सा नहीं है और उसको तस्लीम करना पड़ेगा, सेलिब्रेट करना पड़ेगा।
अगर एक यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो मिलिट्री होते हैं, और हम जब शादी में जाते हैं तो देखते हैं कौन कितना किस तरीके का लिबास पहन के आया है, वो तारीफ लायक होता है ना। तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और यहीं से एजुकेशन का मामला भी आता है। इसलिए हम शुरू से कहते हैं कि मातृ जुबान में तालीम होना चाहिए, ताकि सबका लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना पड़े, और न फिर वन नेशन वन लैंग्वेज वन रिलीजन। और हमारे यहाँ जब बायामास की हुकूमत थी, हमें बहुत गाली खाना पड़ा इसके लिए। बहुत से लोग हमारे मुखालिफ हो गए इसी कैंपेन में कि आप मातृ जुबान में तालीम क्यों बोल रहे हैं, अंग्रेजी को हटा रहे हैं। हटाया नहीं गया था, ये कहा गया था। अभी यहाँ जब तकरीर कर रहे थे तो बताया भी, अगर आप अपनी मातृ जुबान को सही ढंग से सीख लेंगे तो दुनिया की किसी भी जुबान को आप सीख लेंगे। ये जो मल्टीलिंगुअल लोग होते हैं, दूसरी तरफ जैसे बताया, मैं तो बंगाली मीडियम से पढ़ा हूं, लेकिन हमारे एक ऐसे टीचर थे, वो टीचर का बहुत बड़ा देन होता है, अंग्रेजी पढ़ाते थे, लेकिन वो हमें फारसी भी, फ्रेंच भी, जर्मन भी, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का था। वो सब के बारे में टेस्ट, अलग अलग जो लिटरेचर है उससे अलग अलग स्टोरी सुनाते थे, शॉर्ट स्टोरीज। अब बोलते थे ये फ्रेंच स्टोरी है, फिर ये होते थे ये पर्शियन है, ये अरबिक है, ये मलेशियन है, ये इंडोनेशियन है, ये तुम्हारा जाकर के जर्मन है, इटालियन है, स्पेनिश है। तब वो स्कूल लाइफ से जो दायरा है वो बढ़ जाता है कि वो फिर कुएं का मेढक नहीं होते। तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम। उनका नाम था गुलाम खैरात, टीचर। तो वो इंटरेस्ट पैदा किए, और उनका भी यही कहना था कि अगर पहले एक जुबान को, लैंग्वेज को सीख लो, ग्रामर सीख लो, तो उसके बाद बाकी। लगता है कि फॉर ग्रेट मैन रिलीजन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, स्मॉल पीपल मेक रिलीजन ऑफ हाइडिंग। माने जो लोग अजीम होते हैं वो मजहब को दोस्ती का जरिया बनाते हैं, मगर जो लोग कमजोर होते हैं वो उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अजीम लोग, अच्छे लोगों की पहचान होती है कि वो लोग मजहब के जरिया दोस्ती को फैलाते हैं, भाईचारगी को प्रचार करते हैं, और साथ ही साथ आपसी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और औरतें, मर्द लफ्ज खराब इस्तेमाल करूं कि मर्दों पे हावी हो गई हैं। और आज मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि दुनिया के 30% मुल्क, तकरीबन 200 मुल्क हो गए, जिसमें 30% या तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर औरतें हैं। छोटा सा मुल्क है गाम्बिया, जाम्बिया नहीं, गाम्बिया भी है, उसकी प्रेसिडेंट एक लेडी हो सकती है। यूरोप में तो 10 कंट्री ऐसे होंगे जहां थी या है। तो इसलिए आप लड़कियां मर्दों को शर्मिंदा करने के लिए जो जज्बा रखती हैं, मेरी दुआएं भी हैं और सलामती की दुआएं हैं। जबान को अगर तुम मजबूत कर लेते हो तो दूसरी जबान को सीखना, जानना और मल्टीपल डाइवर्सिफाइड मल्टीलिंग्विस्टिक पर्सनालिटी बन जाना आसान हो जाता है। तो इसलिए अपनी मादरी जबान को जिसने सीखा नहीं वो जुल्म कर रहा है अपनी तहजीब, अपने घर में। इसका ख्याल करें और फख्र के साथ आप ये उर्दू जबान को भरपूर फख्र से बयान करें। इसके ये मतलब नहीं है कि दूसरे जबान की का एहतराम न किया जाए, जरूर सीखा जाए, इसका ख्याल किया जाए। मैं तंबीहन इधर वाले हों या उधर भी कह रहा हूं, वरना मैं LIC का ऑफिसर रहा हूं, जिस बात को मैं वजीफे के तौर पे हर महफिल में ये बोलता हूं कि भाई मेरे पास आया एक शख्स एक कार्ड लेकर के, अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड, उसका नाम जलील था, मगर उसने जानबूझ के फखरिया जलील लिखवाया हुआ था, Z से, J की जगह पे। आज भी मैंने देखा कोई 90 लोग हैं फिरिस्त में माशाअल्लाह से, उसमें 2 नाम जो है गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग के एतबार से। या तो इधर से गलती हुई है या हम लोगों की तरफ से गलती हुई है, इसका ख्याल किया जाए। आप अपनी पर्सनालिटी को निखारें। तालीम के साथ तरबियत भी उतनी ही जरूरी है, वरना जो अभी बात जेनजी की चल रही है, दुनिया में इनकलाब आ गया, चाहे वो श्रीलंका हो कि नेपाल हो कि बांग्लादेश हो,
आपके अंदर में वो जज्बा हो, और वो तालीम हो नहीं सकती है जो आपको कम्युनलाइज्ड कर दे, आपको दूसरे से नफरत करा दे। वो जबान नहीं हो सकती है जो दूसरों की जबानों से मोहब्बत करने से आपको बाज रखे। सारी जबानें, ये भी बात मैं वजीफे के तौर पे कहता हूं कि सारी जबानें आपस में बहन हैं, उनका रिश्ता मजबूत होना ही चाहिए। हम बंगाल में हैं, बंगाली जबान जाने पढ़ें और हिंदी भी जाने, इंग्लिश भी जाने। जितनी जबानों का आप पर अबूर होगा उतनी ही कंफर्टेबल होगा, चाहे वो फ्रांस का रहने वाला हो कि या अंग्रेज का हो या बंगाली भाई हो, ना उस पर अमल पैरा है। शायद इसको रिव्यू करने की जरूरत है। देखिए, शायद जॉब्स के लिए भी आसानियां पैदा आपके लिए हो जाएं। और एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, एक और अंग्रेज ने कहा कि साहब वो ख्वाब नहीं है कि जो आपको ख्वाब देखने के लिए आपका सुकून न हराम कर दे, वो ख्वाब नहीं है। इसलिए आप ऑर्डिनरी पर्सनालिटी न बने, आप ऐसी बने कि सब लोग आपकी पजीराई करें। और आज एजुकेशन इतना डाइवर्सिफाइड है, मैं खास तौर से कहूंगा अपने बच्चों से कि आप LLB अगर करते हैं तो आज जुडिशियल सर्विस में जरूर जाएं। आज जुडिशरी का क्या जवाल हुआ है, किस तेजी से आप बेहतर समझते हैं। आप अगर जुडिशियल सर्विसेज में आएंगे, डायरेक्ट कंपटीशन के साथ मजिस्ट्रेट आप बनते हैं, तो शायद उस सिचुएशन को इंप्रूव करने की हो। और सिर्फ IAS और IPS नहीं, हर शोबे में आपकी जरूरत है। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। और आपको बताएं, नींद हराम करनी होगी। मिथिला में हमारे मिथिला ब्राह्मण बिहार चैंपियन है हिंदुस्तान में IAS और IPS को पैदा करने के सिलसिले से। मैथिल ब्राह्मण टीक रखते हैं, एक ये जुल्फ का हिस्सा वो लंबा रखते हैं, पीछे दीवार में कांटी होती है और उसमें ये बांध देते हैं कि जब नींद आएगी और झपकी लेंगे तो वो टिक जो हमको हर्ट करेगा तो हमारी नींद खुलेगी। ये भी सीखने की जरूरत है। मोहम्मद नईम, गुलाम फैसल, बेटी भी उसी स्कूल के स्टूडेंट है। अक्सर ऐसा कम होता है, आजकल वो बुरा है। अपने स्कूल नहीं पढ़ा रहे, मतलब स्टैंडर्ड ठीक है। जो भी गवर्नमेंट स्कूल है या जो भी, सब में अगर होता है तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का एग्जाम होता है। हमारे स्कूल में जामिया मिलिया का सीट पड़ता है, HS का भी सीट पड़ता है। इवन ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री के लिए अभी जो एग्जाम हुआ जून में, आपका क्या नाम, IAS ऑफिसर्स के लिए, सबके लिए, सब हम लोग का सीट पड़ता है औलाद हसन इस्लामिक अकेडमी में। आपके स्कूल जी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ से ही है, लेकिन यस, मगर सीट हम लोग का जामिया का भी पड़ता है, सेंटर में रहता है। हाँ, सानिया फला, इस तरफ सानिया इंतखाब में हमको जिया खातून को क्या मुद्दा बना। आप लोग ताली बजा से और सबूत है, अपनी गुजारी का सबूत है। हमारे मोहम्मद शरीफ साहब जो हमेशा अपने सियासी व सामाजिक खिदमात के लिए जाने जाते हैं, पहचाने। साथी, हाँ, क्या नाम है? पूरा नाम बताओ ना, साथी क्या है?